हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज। बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून मंथ की। ओके तो एक्चुअली कन्फ्यूज़न हो गया अब जून मंथ की, और मैं जो है मार्च मंथ की स्टार्ट करने वाली थी। बट मेरे पास मेरे जो यहाँ पे जितने पीडीएफ ग्रुप है उसमें मैंने जून मंथ की डिसाइड कर दी थी। ओके सो नेक्स्ट पीडीएफ मुझे इसे ही पिकअप करना पड़ा। बट नो इशू, मैं जून मंथ के बाद आप लोग की मार्च मंथ की जो बची हुई है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगी। रेस्ट ऑफ दी जितनी भी यहाँ पे आपको मंथ की अगर कोई सॉल्व करनी है तो ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट मंथ की इनसाइट आईएएस की क्विज को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इकोनॉमी के साथ। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, लेकिन मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। पूरे न्यू एकदम से न्यू मंथ की यहाँ पे मैगजीन में स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी का। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, सो हाउस द जोश, जोश एकदम हाई होना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है, जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन विच इज़ यूज्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेड एंड इट डिस्टिंग्विशेस गुड ऑफ वन इंटरप्राइजेस फ्रॉम दोज ऑफ द अदर इंटरप्राइजेस। कहने का मतलब है कि जो जीआई है एक तरीके का साइन दिया जाता है, ये एक तरीके का जो आपका ट्रेड होता है ना उसके कोर्स में इस्तेमाल होता है और ये अलग करता है। यानी कि एक गुड्स में जो साइन दिया जाता है उससे आप समझ सकते हो कि ये जीआई साइन है, जीआई टैग प्रोडक्ट है, इसको आपका दूसरी गुड्स से इसको डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, सेकंड है कि लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जीआई भी यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल को। जो भी यहाँ पे डेवलपर होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपर होते हैं, उनको इस तरीके का जो है आपका गारंटी दिया जाता है। थर्ड वन इसकी जो रजिस्ट्रेशन है जोग्राफिकल इंडिकेशन का, ये वैलिड होता है 10 ईयर्स के लिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। जीआई देखिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, इसके नाम पे ही आप लोग मीनिंग निकालने का कोशिश कीजिए। जोग्राफिकल यानी कि जोग्राफी किसी जगह की लोकेशन है ना, और इंडिकेशन यानी कि उस जगह की लोकेशन को इंडिकेट करते हुए। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फूड है, अगर एक पर्टिकुलर जगह की वो खासियत बता दे, जैसे कि रसगुल्ला। रसगुल्ला आप लोग जानते हो कितना ज़्यादा फेमस है, बट इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा फाइट हुआ था कि उड़ीसा से बिलोंग करता है कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। ठीक है, फर्स्टली इसको टैग दिया गया था उड़ीसा का, और उड़ीसा का ही माना जाता है कि ये उड़ीसा की ही जीआई टैग है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी आप लोग रसगुल्ला खाओगे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे कि ठीक है ये तो उड़ीसा का था। मतलब एक होता है ना कि काइंड ऑफ माइंड में आपका उस लोकेशन, पर्टिकुलर प्लेस से आपको समझ में आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट वहीं का इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे सिलाओ खाजा, तो सिलाओ खाजा आप जैसे ही खाजा नाम सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ की है, ये बिहार की है। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है आपको जीआई टैग दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हमारी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। तो इससे पता चल रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है कि ये 10 साल का आपका जीआई टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। लेकिन ये जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है ना कि अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, यानी कि आप जो है अपने इनोवेशन, अपने आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट किया, अपना कुछ इनोवेट किया, एंटरप्रेन्योर हो या फिर कुछ भी आपने कुछ भी नया इनोवेट किया, तो इससे क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो हक होते हैं उसको गारंटी किया जाता है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। बट ऐसा जीआई में नहीं है। जीआई में क्या है कि एक लोकेशन में जो भी आपका प्रोडक्ट वहाँ पे ग्रो हो रहा है, वहाँ पे प्रोडक्ट की ओरिजिन है, तो उसको वहाँ पे बस मान्यता दिया जा रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट की ओरिजिन इस जगह से है। ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे थर्ड सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सिर्फ यहाँ पे थर्ड ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था यहाँ पे, तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। जोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ एन इंडिकेशन, ये ओरिजिनेट होता है एक डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी से, और ये आपका इस्तेमाल किया जाता है कि एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, या फिर आपका प्रोसेस्ड हो, या फिर प्रिपेयर्ड हो हमारे खुद के टेरिटरी में। इट शुड हैव ए स्पेशल क्वालिटी, और उसकी स्पेशल क्वालिटी भी होनी चाहिए और रेपुटेशन भी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। एक ट्रेडमार्क है, यानी कि ये जो आपका डेफिनेशन दिया गया था कि एक साइन होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है प्रोडक्ट को एक दूसरे से, सो इट इज़ नोन एज ट्रेडमार्क, नॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, वहीं जोग्राफिकल इंडिकेशन इज एन इंडिकेशन यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा जरूर से।
और जीआई जो सपोर्ट है वो यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक टूल के लिए, जिससे कि जो रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इनकी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट हो पाती है। तो यही चीज़ें ध्यान रखनी है। जीआई जो है ना ये कलेक्टिव राइट है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल राइट है। और यहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का देखें तो ये इंडिविजुअल राइट है, बट जीआई इज़ कलेक्टिव राइट, यानी कि एक पूरा समूह का ही यहाँ पे राइट को देखा जाता है। सेकंड इज पेटेंट, तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इनकरेक्ट बताना है। ओके, फर्स्ट है कि एक पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है किसी भी इन्वेंशन का, जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रांट किया जाता है, और वो भी पेटेंटी, यानी कि जिसने यहाँ पे कुछ भी, जैसे वैक्सीन, मान लीजिए अभी कोरोना की अगर वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो उस पर्सन को पेटेंट दिया जाएगा कि आप अपने वैक्सीन के ऊपर कितना भी आप लोग मनचाहा दाम लगा सकते हो, और ये दाम लगाया जाता है, दिया जाता है, ये पेटेंट जो दिया जाता है पेटेंटी को, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि वो अपने इन्वेंशंस को पूरी तरीके से बताए कि उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, क्या क्या इनपुट उन्होंने लगाया। साथ ही साथ एक्सक्लूड करना है कुछ, और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट उनको अपने इन्वेंशन के बारे में फुल चीज़ें बतानी है, मेकिंग से लेकर यूज़ तक, सेलिंग तक, इंपोर्ट तक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी होती है बिना किसी। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि प्रोसेस जो होता है प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट फॉर दोज पर्पस विदाउट हिज कंसेंट, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। सेकंड है कि जो टर्म ऑफ एवरी पेटेंट है वो यहाँ पे 20 साल के लिए दिया जाता है, जब से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फिल होता है। थर्ड कि इंडियन पेटेंट जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड इफेक्टिव होती है, तो आपको करेक्ट बताना, इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक पेटेंट का मतलब ही होता है कि जैसे अगर कोरोना वायरस की मैं कोई वैक्सीन अगर डेवलप कर लेती हूँ तो मुझे पेटेंट दिया जाएगा, पेटेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मुझे पेटेंट दिया जाएगा कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनपुट लगाया है, तो मैं यहाँ पे कोरोना वायरस की वैक्सीन का जो प्राइस रखती हूँ वो 10,000 रुपीज़ रखती हूँ। और साथ ही साथ मुझे गवर्नमेंट को बताना होगा कि इसकी मेकिंग कैसे, मैं इसको कैसे बना रही हूँ, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको सेल करना है, क्या इंपोर्ट करना है, या फिर कुछ भी पेटेंटेड प्रोडक्ट को जो इंपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्री से, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि मैं इतना ज़्यादा जो है सफिशिएंट तरीके से ये इसको मैन्युफैक्चर कर लूँ कि बाहर से हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी आप देखो ये बिल्कुल करेक्ट है, 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है, जब से यहाँ पे एप्लीकेशंस की डेट, एप्लीकेशंस की फाइल फिलिंग होती है। थर्ड यहाँ पे गलत है, इंडियन पेटेंट पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे आपका इफेक्टिव होगा, वर्ल्ड वाइड इफेक्टिव नहीं होगा। सो दिस इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, थर्ड ओनली। एक पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अभी मैं बताई जस्ट वही यहाँ पे मेंशन है। टर्म ऑफ पेटेंट पता होना चाहिए, 20 ईयर्स की है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो टर्म ऑफ पेटेंट है ये 20 ईयर्स होना चाहिए, जब से यहाँ पे इंटरनेशनल फिलिंग डेट अकॉर्डेड अंडर पीसीटी। सो व्हाट इज़ पीसीटी? इट इज़ पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। और पेटेंट सिस्टम अगर इंडिया में देखें तो ये एक कानून है जिसके द्वारा गवर्न किया जाता है, दैट इज़ पेटेंट एक्ट 1970। और साथ ही साथ यहाँ पे इसको बाद में अमेंड भी किया गया था, जो कि यहाँ पे है पेटेंट एक्ट 2005 और पेटेंट रूल 2003। सो पेटेंट रूल जो है रेगुलरली अमेंड किया जाता है, जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है या फिर किसी भी जैसे आप देख रहे हो मॉडर्न एज आ रहा है। ओके, डे टू डे जो है एक अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी में जी रहे हैं जिसको न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है ना टाइम टू टाइम जो है कानून हमारा चेंज होते रहता है। पेटेंट प्रोटेक्शंस जो है ये टेरिटोरियल राइट है, इसलिए ये इफेक्टिव होगी सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडियन पेटेंट है ना, तो इंडिया में ही होगी, इसको बाहर क्यों पेटेंट दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ग्लोबल पेटेंट का इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो कंट्री के साइंटिस्ट डेवलप करते हैं उसी कंट्री को जो है वहाँ पे पेटेंट आपका दिया जाता है। सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थर्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया, कि कौन से ऐसी टाइप्स है जिसमें कि पेटेंट नहीं दिया जाता इंडिया में। तो फर्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड इनोवेशन बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, इंटरवेंशन के। सेकंड है कि एक मेथड है एग्रीकल्चर का या हॉर्टिकल्चर का। थर्ड है कि नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एंड फोर्थ इज इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर करेक्ट बात करूँ कि किस किस फील्ड में यहाँ पे पेटेंटेबल नहीं है, सो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे चारों ऐसी फील्ड है जो कि यहाँ पे आपका पेटेंटेबल नहीं है। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी इनोवेशन होता है उसमें आपका पेटेंट नहीं दिया जाएगा इंडिया में। और मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसमें भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही नॉर्मल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें भी नहीं दिया जाएगा। और कोई भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई इन्वेंशन हम लोग करते हैं तो उसमें भी पेटेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ आपका
यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है कि किस किस जगह पे जो है पेटेंटेबल नहीं है इंडिया में। प्लीज़ इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेटेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और इस तरीके के कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर आप लोग जान रहे हो कि पेटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुआ है। सो ये देख लीजिएगा, टोटल 16 है, मैं यहाँ पे बताने बैठूँ तो 16 मिनट से ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो बेटर है कि आप लोग खुद यहाँ पे देख लेना। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, जो कि रिसोर्स पॉइंट UPSC के नाम से, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया में जो सेक्टर है जहाँ पे FDI अलाउड नहीं किया जाता, तो कौन कौन से सेक्टर है? फर्स्ट है कि चिटफंड में इन्वेस्टमेंट, सेकंड है कि टोबैको इंडस्ट्री, थर्ड है ऑल एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़, फोर्थ है सैटेलाइट एंड इट्स एसोसिएटेड एक्टिविटीज़। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। सो इस ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना, ये सब में है। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, कि इस दोनों ऑप्शन में इट मीन्स कि चिट फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें FDI अलाउड नहीं है, टोबैको इंडस्ट्री में भी FDI अलाउड नहीं है। लेकिन ये याद रख आ रहा है कि हम लोग इस टॉपिक को विजन IAS की मंथली मैगजीन में जो है डिस्कस किए, तो काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑल एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज़ और सैटेलाइट एंड इट्स एसोसिएटेड एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे जो करेक्ट है वो सिर्फ यही दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों सेक्टर्स में आपका FDI अलाउड नहीं है। एक लिस्ट है इसकी भी अलग से कि कहाँ पे FDI अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इसको भी ध्यान में रखिए। देखिए, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन में, सिगार, सिगरेट और रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्री में, लॉटरीज में, ऑनलाइन प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके की, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़, हाउसिंग और रियल एस्टेट, ट्रेडिंग जो कि यहाँ पे TDR में है, या फिर कोई भी गैम्बलिंग या बेटिंग बिजनेस। तो ये सब याद रखना है कि कहाँ पे आपका FDI अलाउड नहीं है, कहाँ पे आपका पेटेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक बर्निंग टॉपिक रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपका दिया गया है GSEC और ट्रेजरी बिल से रिलेटेड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है अब। तो इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा दोनों इशू किया जाता है, ट्रेजरी बिल भी और बॉन्ड भी और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी यहीं पे इशू किया जाता है, और इसको स्टेट डेवलपमेंट लोन भी कहते हैं, जो कि SDL है। सेकंड है कि ये अवेलेबल नहीं है स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दोनों इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल भी, बॉन्ड भी, ठीक है, और डेटेड सिक्योरिटी भी। वहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखें, जो कि SDL कहा जाता है। तो SDL की बात यही है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन, यानी कि यहाँ पे मनी और फंड रेज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इशू किया जाता है, तो सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करते हैं। ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दे आर नॉट अवेलेबल फॉर स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? बी ओनली हो गई। सो आते हैं आगे, देखते हैं कि GSEC क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे इशू किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके की सिक्योरिटीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म होती है, जिसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बिल का जो यहाँ पे आप मैच्योरिटी पीरियड देखोगे वो 1 साल होता है, या फिर इससे कम भी होता है। लॉन्ग टर्म का क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा होती है। इंडिया में बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ दोनों इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ ही इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है? T बिल होता है, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर फंड रेज करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल यहाँ पे इशू करती है, और 3 टेनर्स में होता है, यानी कि 91 डेज़ का भी है, 182 एंड 364 डेज़ का भी है। ओके, और T बिल जो है 0 कूपन सिक्योरिटीज़ है, और इसमें कोई भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना चाहिए। ओके, पता भी होना चाहिए याद करने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना होगा। 6 क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि FDI इन इंडिया इन 2019-20। तो देख लीजिए, स्पेसिफिक ईयर पूछा जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन भी चूज़ करनी है। सो करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट है कि मॉरिशस जो है आज भी टॉप सोर्स है FDI का, वो भी। इसके बाद कौन है? सिंगापुर है। सेकेंड है कि सर्विस सेक्टर जो है सबसे मैक्सिमम यहाँ पे फॉरेन इनफ्लो हुआ है, वो भी 2019-20 में। थर्ड है कि इंडिया में आप देखोगे कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, डैन इन वर्ल्ड। ठीक है, तो बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड।
सेकंड ओनली एंड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, सो बात कर रहे हैं कि 2019-20 का, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा हमें जो एफडीआई आता है वो सिंगापुर से आता है, देन मॉरिशस से आता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही इनकरेक्ट हुआ, दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इससे तो पता चल गया कि सेकंड हमारी करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं। ग्रीनफील्ड जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए दो तरीके की आपकी कंपनी होती है। एक तो होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड कहने का मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट जो कि एकदम न्यू स्टार्ट हो रहा है। ब्राउन फील्ड की कोई प्रोजेक्ट आपका पिछले बहुत सालों से चलते आ रहा है, सरकार उसमें कुछ मॉडिफाई करती है, टाइम टू टाइम फंड प्रोवाइड करती है, तो उसको हम लोग ब्राउन फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ब्राउन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, और ग्रीन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन यहाँ पे मैक्सिमम जो है फॉरेन इन्फ्लोज हुआ है। तो सर्विस सेक्टर करेक्ट है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुआ है, जो कि $7.85 बिलियन का है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, देन टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, ये ध्यान रखना है। एफडीआई अगर इंडिया में देखें तो ये बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड है यहाँ पे $49.97 बिलियन का। $50 बिलियन भी आप कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर 20 का, और लास्ट ईयर 44 ही बिलियन डॉलर था। सिंगापुर यहाँ पे आपका टॉप में है, उसके बाद यहाँ पे मॉरिशस आता है। साथ ही साथ अगर देखिए स्टेट में, तो महाराष्ट्र है जिसके पास सबसे ज़्यादा एफडीआई है, यानी कि एफडीआई का जो शेयर है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और इंडिया में जो डोमिनेट किया जाता है यानी कि आप देखोगे ब्राउन फील्ड का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो पुरानी कंपनी चलती आ रही है उसी में जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में ज़्यादा सहूलियत समझते हैं। आइए सेवंथ क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इंस्टेक्स के बारे में है। इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, तो करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज ये एक न्यू चाइनीज पेमेंट मैकेनिज्म है। सेकंड है कि इसका मिशन है कि यहाँ पे नॉन यूएसडी और नॉन स्विफ्ट जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको फैसिलिटेट करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। सो यहाँ पे जो करेक्ट है वो सिर्फ बी है। इट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। आइए देख लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टेक्स जो है ये यूरोपियन स्पेशल पर्पस व्हीकल है, और ये स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2019 में। इसका मिशन है कि फैसिलिटेट करना है नॉन यूएसडी और नॉन स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस, जिसमें कि जो ईरान में यहाँ पे आपका सेंक्शन लगाया गया था ना यूएसए के द्वारा, तो उसको यहाँ पे ब्रेक करना है। 5 यूरोपियन नेशन है जिनके द्वारा ये ज्वाइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया था, और इंस्टेक्स को ज्वाइन किया गया है, वो है ईरान। और ईरान के साथ आप देखोगे कि 5 यहाँ पे कंट्रीज़ है, जो कि बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन। तो ये ध्यान रखना है, ये ईरान के साथ मेनली जो है ट्रेड करने के लिए यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ है, जो कि यहाँ पे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ है, सॉरी यूरोपियन यूनियन इज़ अनदर थिंग, जिसमें कि 28 मेंबर्स थे, ब्रिटेन बाहर निकल गए तो 27 मेंबर्स हो गए। यूरोपियन कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए एक अलग से यहाँ पे फंडा अपना लिए। 8 क्वेश्चन आते हैं। सिंगापुर तेमासिक लाइक मॉडल, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये है क्या? रेस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन मेजर्स है, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, लोकल गवर्नमेंट है, या फिर यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर है? तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ओके, पता होना चाहिए कि हर एक कंट्री का अपना अपना मॉडल चलता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 के है उसमें यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया था इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिटेल थोड़ा सा देख लिया कीजिए आप लोग। 9th क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे बताना है कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। तो इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। सो कौन सी करेक्ट है? यहाँ पे बिल्कुल सब करेक्ट है। पीसीजीएस जो है यहाँ पे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, इसमें सब आपका जो है कवर किया जाएगा। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पे आपका अनाउंस किया गया है कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है 2.0, जिसमें कि यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है? 45,000 करोड़ है। इसमें क्या है ना कि सॉवरेन गारंटी को यहाँ पे 20% तक जो है आपका रखा गया है। 20% जो फर्स्ट लॉस होगा उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट ओन्ड बैंक लिए, कि वो यहाँ पे बॉन्ड वगैरह या कमर्शियल पेपर जो है एनबीएफसी का, एमएफआई का, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का जो है वो यहाँ पे इशू नहीं करे, परचेज करे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। आते हैं 10th क्वेश्चन में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ईज 3.0, सो ये लॉन्च किया गया है इंडिया में। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। टेक अनेबल बैंकिंग, ईजी एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमई सेक्टर, चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ केयर एंड फार्म सीड प्रोडक्शन। तो बताइए कौन सी यहाँ पे ईज 3.0 इज कनेक्टेड टू टेक अनेबल बैंकिंग? सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अगेन यहाँ पे आपको पता है कि कोविड-19 को देखते हुए श्रीमती जो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण के द्वारा काफ़ी चीज़ें लॉन्च की गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टेक अनेबल यानी कि टेक्नोलॉजी वाली बैंकिंग होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे ईज़ 3.0 लाया गया है। ये मूव से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कस्टमर की एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर बैंक में वो कहीं ना कहीं चेंज हो पाएगी। ईज़ स्टैंड फॉर इन्हांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 3.0, इसमें कुछ रिफॉर्म एजेंडा है। इसका एम है कि यहाँ पे स्मार्ट टेक अनेबल जो बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है वो यहाँ पे आपका प्रोवाइड करना है, जिससे कि इंडिया में एस्पायर हो सके। साथ ही न्यू फीचर्स है जो कि कस्टमर और पब्लिक सेक्टर्स बैंक को यहाँ पे देना है, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस किया जा सके ईज़ 3.0 रिफॉर्म्स एजेंडा में, जिसमें कि कुछ फैसिलिटीज़ होगी, पान बैंकिंग होगा, इन टू इन डिजिटल डिलीवरी होगी फिनेंशियल सर्विस की, बैंकिंग ऑन गो होगा, वो भी यहाँ पे ईज़ बैंकिंग आउटले के वाया। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली विजिटेड स्पॉट्स भी है, जैसे मॉल, स्टेशन, कॉम्प्लेक्सेस या कैंपस वगैरह आप जाते हो तो आप लोग बैंक को जो है ना बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्नोलॉजी अनेबल इसलिए कहा गया है कि आप लोग कहीं भी जाओ आप लोग इस तरीके से जो है बैंक को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बैंक को जो है यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल करना मतलब वही हो गया कि आप लोग जो है किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा न्यू फीचर्स भी यहाँ पे ऐड किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ आज की 10 क्वेश्चन से हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप मेरी लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।